हाय एवरीवन। वर्तमान समय में भारतीय संविधान का एक अनुसूची झारखंड राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से 14 सितंबर 2022 को झारखंड कैबिनेट ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण और 1932 के आधार पर स्थानीयता तय करने का फैसला लिया है, उसमें यह कहा गया है कि इस 27% आरक्षण और 1932 को जो कानूनी जामा है, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाएगा। तो 9वीं अनुसूची क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे और 9वीं अनुसूची में शामिल होने से झारखंड के छात्रों को क्या फ़ायदा होने वाला है। आपको पता होगा कि कोई भी कानून पहले कैबिनेट से पारित होता है, उसके बाद अध्यादेश के रूप में या तो विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल के गजट के बाद एक कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो झारखंड में वर्तमान में 27% ओबीसी आरक्षण और 1932 के आधार पर स्थानीयता तय करने का फैसला हुआ है, इसमें पहले कैबिनेट से फैसला हो गया, अप्रूव हो गया है। उसके बाद अध्यादेश या तो विधानसभा का सत्र बुलाकर इसको वहाँ पे पारित कराया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि इन दोनों कानूनों को अपने भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। तो क्या है 9वीं अनुसूची, इससे क्या होता है, तो देखिए। तो संविधान की 9वीं अनुसूची क्या है, तो 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो कहने का अर्थ है, सीधा अगर आप एक शब्दों में समझना चाहें तो 9वीं अनुसूची में ऐसा कानून है जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। इसलिए झारखंड सरकार ने यह फैसला किया है। तो वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर 27% ओबीसी आरक्षण और 1932 नियोजन नीति या स्थानीय नीति को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो बाद में जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित केस होता है वो नहीं होगा। तो 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह पहली बार था जब संविधान में संशोधन हुआ था। इस 9वीं अनुसूची को 1951 के प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उल्लेखनीय है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है। इसमें जितने भी कानून शामिल हो जाते हैं वे सारे कानून संवैधानिक हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें केवल केंद्र के कानून शामिल नहीं रहते हैं, राज्य सरकार भी अनुरोध करके इसमें अपनी कानून शामिल करवा लेते हैं, उसको वैधानिक दर्जा प्राप्त करवाते हैं। ध्यान रहे कि 9वीं अनुसूची प्रकृति में पूर्वव्यापी है, अर्थात न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा। अगर मान लेते हैं जो झारखंड सरकार के कैबिनेट ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण और 1932 के आधार पे स्थानीय नीति तय करने का, इसको बाद में अगर किसी न्यायालय ने इसको अवैध करार दिया है, दे देता है, उसके बाद अगर भारत सरकार इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो यह वैध कानून का रूप दर्ज हो जाएगा, उसको यानी कि यह सही हो जाएगा। अगर न्यायालय ने इसको गलत करार दिया लेकिन 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है, उस दिन से फिर से यह सही कानून बन जाता है। इसका यही है। शुरू में जब संविधान संशोधन इसको जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ा था, जब शुरू में भूमि सुधार कानून सब लागू हो रहा था तो बिहार, यूपी, एमपी के अन्य राज्यों में काफ़ी केस हो रहा था। तो केंद्र सरकार ने सोचा कि 9वीं अनुसूची में इस मामले को डाल देंगे तो मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं पहुंचेगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए निर्णय के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो न्यायिक समीक्षा किस आधार पे होगा ये भी आपको डिटेल बता देते हैं। न्यायिक समीक्षा तभी हो गई जो 9वीं अनुसूची में शामिल कानून है अगर किसी के मौलिक अधिकार या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो इसकी
न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और ऐसा हुआ भी है। अगर जो कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, अगर किसी को लगता है कि कोर्ट को लगता है कि इसमें किसी के मौलिक अधिकार का हनन और संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन हुआ है, तो इसका न्यायिक समीक्षा हो सकता है। तो इस संविधान की पीठ ने व्यवस्था दी थी कि किसी भी कानून को बनाने और इसकी वैधानिकता तय करने की शक्ति किसी एक संस्था पर नहीं छोड़ी जा सकती है। यानी कि विधायिका कानून बनाएगा, वही इसको सही जजमेंट करा देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसकी न्यायिक समीक्षा अगर मौलिक अधिकार और संविधान की प्रस्तावना का मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसकी कोर्ट इसका संज्ञान ले सकता है, स्वतः या तो किसी के द्वारा दायर मामले के बाद। तो ये थे अगर भारतीय संविधान में जो झारखंड का ये ओबीसी आरक्षण और 1932 नियोजन नीति का स्थान नियोजन नीति का बात है, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है, तो इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा? तो सरकार को मेन फ़ायदा यह होने वाला है कि जो बार बार झारखंड में जो नियोजन नीति बनता है, इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देती है। आपको यह पता होगा, उससे पहले जो सरकार को पता है 1932 का खतियान आधारित स्थान नीति को कोर्ट खारिज कर देगा। इसलिए और क्योंकि 2003 में जो बाबूलाल मंडी के सरकार में ये दोनों प्रस्ताव को लाया गया था, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन सरकार ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया था। ये सरकार की अपनी नीति थी, उसमें वो जाने। लेकिन सरकार को यह भी अंदेशा है कि इन दोनों कानूनों को कहीं कोर्ट खारिज ना कर दे, इसलिए भारत सरकार से आग्रह करके 9वीं अनुसूची में शामिल करवा दें, ताकि इस कानून को चुनौती नहीं मिल सकी। यही मुख्य एजेंडा सरकार का है। इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा, क्योंकि अब पहले झारखंड विधानसभा का सत्र आहूत होगा, वहाँ पे इसको पारित कराया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल के मार्फत केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो केंद्र सरकार वहाँ भेजने के बाद तुरंत शामिल नहीं कर लेगी। शामिल करने से पहले वहाँ इस कानून में जो जो बिंदु हैं, वे केंद्र सरकार अपने कानूनविदों के साथ एक एक बिंदु पर चर्चा करेगी। अगर इसको लगेगा शामिल करना चाहिए, तब कर सकती है। इस पर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी शामिल नहीं करवा सकती है झारखंड सरकार, ये भी मामला है। तो अब जो भी होगा, अगर शामिल होगा तो झारखंड के छात्रों के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि बार बार कोर्ट में जो चुनौती मिलता है झारखंड का नियोजन नीति और आरक्षण नीति को, ये सबसे मामला से छुटकारा मिलेगा। अब देखते हैं क्या होता है भविष्य में। तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।